जब भी जलवायु परिवर्तन की बात होती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना? लेकिन कहानी में एक और किरदार है, एक ऐसा छुपा हुआ किरदार जो कहीं ज्यादा ताकतवर है और शायद उतना ही अहम भी। तो आज चलिए मीथेन की इसी छिपी हुई दुनिया की परतें खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मीथेन है क्या और हमारे क्लाइमेट के लिए ये इतनी ज़रूरी क्यों बन गई है? देखिए, ये सिर्फ एक और ग्रीनहाउस गैस नहीं है, ये तो एक सुपर पावरफुल गैस है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनकी स्पीड और पावर का। मीथेन जो है वो गर्मी को रोकने में बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर टिकती नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे मीथेन एक स्प्रिंटर है, तेज और जोरदार, जबकि CO2 एक मैराथन रनर की तरह है जो दौड़ता ही रहता है सालों साल। तो फिर सवाल उठता है कि ये सारी पावरफुल मीथेन आ कहाँ से रही है? इसके सोर्स आप कह सकते हैं दो तरह के हैं, एक तो कुदरती और दूसरे हम इंसानों के बनाए हुए। देखिए, कुदरत के पास भी मीथेन बनाने के अपने ही तरीके हैं। जैसे जो वेटलैंड्स होते हैं यानी दलदली इलाके, वो अकेले ही नेचुरल मीथेन का लगभग 80% हिस्सा बनाते हैं। कमाल है ना? और तो और दीमक भी जब खाना पचाते हैं तो मीथेन छोड़ते हैं, और समुद्रों के भी जब चीजें सड़ती हैं तो मीथेन बनती है। अब इन सभी नेचुरल सोर्सेज में एक चीज कॉमन है, वो ये कि मीथेन तब बनती है जब कोई भी ऑर्गेनिक चीज कम ऑक्सीजन वाली जगह पर सड़ती है, जैसे कि पानी से भरे हुए धान के खेत। ये एक तरह से नेचर का अपना एक फंडामेंटल साइकिल है। और इस पूरे प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, एनारोबिक डीकंपोजिशन। सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है बिना ऑक्सीजन के सड़ना। जब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिना ऑक्सीजन के ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मीथेन गैस छोड़ते हैं। लेकिन अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये जो नेचुरल साइकिल था वो तो बैलेंस में था, पर अब हम इंसानों की एक्टिविटीज ने पूरा का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। आज के समय में टोटल मीथेन एमिशन का 50 से 65% हिस्सा हमारी वजह से है। तो सवाल यह है कि हम इंसान ऐसा क्या कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा आता है एग्रीकल्चर से, करीब करीब 40%। उसके ठीक पीछे है फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन, जिससे 35% मीथेन आती है। और फिर है कचरा यानी वेस्ट मैनेजमेंट, जिसका हिस्सा 20% है। तो चलिए सबसे बड़े हिस्से यानी एग्रीकल्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है पशुओं से। जी हाँ, गाय और भैंस जैसे जानवर जब जुगाली करते ना, तो उनके डाइजेशन प्रोसेस में नेचुरली मीथेन गैस बनती है और रिलीज होती है। और हाँ, वो धान के खेत जिनकी बात हमने अभी की थी, वो भी पानी भरे होने की वजह से एक बड़ा सोर्स हैं। फिर नंबर आता है फॉसिल फ्यूल्स का। जब जमीन से नेचुरल गैस या तेल निकाला जाता है या उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसमें से लीकेज होती है। और इसी तरह जब कोयले की खदानों में खुदाई होती है, तो चट्टानों में फंसी मीथेन भी बाहर निकलकर हवा में मिल जाती है। ये हमारे एनर्जी सिस्टम का वो साइड इफेक्ट है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि मीथेन आती कहाँ से है, पर एक बात है, ये हमेशा एटमॉस्फेयर में नहीं रहती। तो फिर ये जाती कहाँ है? चलिए अब साइकिल के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं मीथेन सिंक। मीथेन सिंक का मतलब बहुत सीधा सा है, कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोसेस जो हवा में से मीथेन को या तो सोख ले या फिर उसे तोड़ दे। कह सकते हैं कि ये हमारे प्लैनेट की अपनी क्लीनिंग क्रू है। तो ये काम दो मेन तरीकों से होता है। पहला तो हमारी मिट्टी के अंदर, जहां कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें मीथेनोट्रोफ्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया मीथेन को ही अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब उसे खा जाते हैं। और दूसरा सिंक है हमारे ठीक ऊपर एटमॉस्फेयर में, जहां केमिकल रिएक्शंस अपने आप मीथेन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। एटमॉस्फेयर में ये सफाई का काम करने वाला जो मेन एजेंट है, उसका नाम है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स या OH। इन्हें एटमॉस्फेयर का डिटर्जेंट भी कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मीथेन जैसे मॉलिक्यूल्स को पकड़कर उन्हें ऐसे पदार्थों में बदल देते हैं जिनसे कोई नुकसान ना हो। तो अभी तक हमने एक ऐसे साइकिल की बात की जहां सोर्स और सिंक के बीच एक बैलेंस बना हुआ है, लेकिन कहानी में एक वाइल्ड कार्ड भी है, एक ऐसा विशाल जमा हुआ खजाना जो इस पूरे बैलेंस को बिगाड़ सकता है, और इसका नाम है मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन हाइड्रेट वाकई एक कमाल की चीज है। जरा सोचिए,
पानी के मॉलिक्यूल्स एक बर्फ का पिंजरा बना रहे हैं और उस पिंजरे के अंदर मीथेन का एक मॉलिक्यूल कैद है और ये सब मिलकर एक सॉलिड बर्फ जैसी चीज बन जाती है। अगर इसे मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो मीथेन का मॉलिक्यूल पानी के बनाए एक क्रिस्टल के पिंजरे में फंसा हुआ है। ये एक तरह से कुदरत की बनाई हुई एक मॉलिक्यूलर जेल है जो मीथेन को एक जगह पर लॉक करके रखती है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ किसी लैब में पाई जाने वाली चीज है। नहीं, हमारी धरती पर ये चीज बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है, समंदर की गहराइयों में और आर्कटिक की जमी हुई जमीन के नीचे। हम यहाँ कुछ 100,000 टन की नहीं बल्कि खरबों टन की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आती है, ये जमी हुई मीथेन सिर्फ तभी तक स्टेबल रहती है जब तक इससे ठंडा माहौल और हाई प्रेशर मिलता रहे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या होगा अगर हमारा प्लैनेट गर्म हो जाए और ये प्रेशर या टेम्परेचर बदल जाए? और यहीं पर असली चिंता छिपी है, एक खतरनाक पॉजिटिव फीडबैक लूप। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से ये हाइड्रेट्स पिघल सकते हैं, जिससे उनमें फंसी मीथेन बाहर निकल जाएगी। अब वो मीथेन जो खुद एक पावरफुल ग्रीनहाउस गैस है और ज़्यादा वार्मिंग करेगी और उस बढ़ी हुई गर्मी से और ज़्यादा हाइड्रेट्स पिघलेंगे। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या धरती के नीचे जमा मीथेन का ये विशाल छिपा हुआ भंडार एक टिक टिक करता हुआ क्लाइमेट टाइम बॉम्ब है? वैज्ञानिक अभी भी इसकी गुत्थियों को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन ये एक बात तो साफ करता है कि हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और कितना नाजुक है।